हेलो स्टूडेंट्स। मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, आज उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे भूमिगत जल के अपरदनात्मक स्थल रूपों की। कि जो भूमिगत जल है वह अपरदन प्रक्रिया के द्वारा कौन कौन से प्रमुख स्थल रूपों का निर्माण करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भूमिगत जल के अपरदन प्रक्रिया के बारे में सामान्य परिचय की हम बात करें तो चूना पत्थर की चट्टानों वाले जो क्षेत्र हैं, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रमुख रूप से चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं, तो उन क्षेत्रों में भूमिगत जल के द्वारा अपने अपरदन कार्य से सतह के ऊपर तथा सतह के नीचे विभिन्न प्रकार के विचित्र स्थल रूपों का निर्माण होता है। और ये स्थल रूप ही भूमिगत जल के अपरदनात्मक स्थल रूपों के नाम से जाने जाते हैं। और पूर्ववर्ती जो यूगोस्लाविया है, उस यूगोस्लाविया के कार्स्ट क्षेत्र में मिलने वाली चूना पत्थर की चट्टानों पर निर्मित स्थलाकृतियों के आधार पर ही ऐसी आकृतियों को कार्स्ट स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है भूमिगत जल चूना युक्त चट्टानों के प्रदेशों में अपनी घुलन प्रक्रिया के द्वारा अपरदन मुख्य रूप से करता है। और इस अपरदन कार्य की वजह से वहाँ विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है और वो भूमिगत जल की अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं। तो अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ प्रमुख रूप से कौन कौन सी हैं भूमिगत जल के द्वारा बनने वाली, उनकी क्रम से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है लेपीज। और नीचे लेपीज का जो है डायग्राम यहाँ आप देख सकते हैं। तो लेपीज ये चूना युक्त चट्टानों के क्षेत्रों में भूमिगत जल के द्वारा या बहते हुए जल के द्वारा अपरदन से बनने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार की स्थलाकृति है। और जब चूना पत्थर की खुली सतह पर जो जल है वह चट्टानों की संधियों में या दरारों में प्रवेश करके उन संधियों को घुलन प्रक्रिया द्वारा और अधिक चौड़ा बना देता है और अधिक विस्तृत करने लगता है, तो उस कारण छोटी छोटी शिखरिका और बीच बीच में बिदरों या छिद्रों या दरारों का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार ये जो शिखरिकाएँ होती हैं या फिर जो नुकीला भाग होता है वो उसकी दीवारें एकदम खड़ी होती हैं और ये पतले नुकीले जो स्तंभ हैं वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं और बीच में इनके बिदर या दरारें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार के जो भू आकृति है, इस प्रकार के जो पतले नुकीले शिखरों और बिदरों वाली जो भू आकृति है, उसी भू आकृति को लेपीज के नाम से जाना जाता है। और ये चित्र आप देख सकते हैं, इसमें ऊंचे निकले हुए जो स्तंभ नुमा शिखर दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में बेदर या दरारें आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भू आकृति है वो लेपीज के नाम से जानी जाती है। और लेपीज की वजह से पूरा जो स्थलाकृति है, पूरा जो भूभाग या सतह है वो ऊबड़ खाबड़ सतह में तब्दील हो जाती है। तो इस प्रकार की स्थलाकृति लेपीज के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रमुख स्थलाकृति की। और दूसरी प्रमुख स्थलाकृति है घोल रंध्र। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह घुलन प्रक्रिया के द्वारा बने हुए रंध्र या छिद्र हैं जो कि प्रमुख रूप से कार्स्ट प्रदेशों में या चूना पत्थर की चट्टानों वाले प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। तो जो कार्स्ट प्रदेश हैं, कार्स्ट प्रदेश का मतलब यहाँ चूना युक्त चट्टानों वाले प्रदेशों से है, चाहे वो यूगोस्लाविया का कार्स्ट प्रदेश हो या फिर विश्व के किसी भी अन्य भूभागों में भी चूना युक्त प्रदेश हों, वो समस्त प्रदेश कार्स्ट प्रदेश के रूप में ही जाने जाते हैं। तो ये कार्स्ट प्रदेश या चूनायुक्त चट्टानों के प्रदेशों में जब जो जल है वो जल अपनी घुलन प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों की दरारों को थोड़ा गहरा कर देता है और इस प्रकार से सतह के ऊपर काफ़ी अधिक संख्या में छिद्र या दरारों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो असंख्य छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को ही घोल रंध्र के नाम से जाना जाता है। और जब घुलन प्रक्रिया के द्वारा ये घोल रंध्र थोड़े बड़े आकार के हो जाते हैं, यह छिद्र और अधिक गहरा और विस्तृत हो जाता है, तो इन छिद्रों को बिलियन रंध्र या बिलियन छिद्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना होगा, शुरुआत में घुलन प्रक्रिया के द्वारा बने हुए जो छोटे छिद्र हैं वो घोल रंध्र कहलाते हैं और जब वो थोड़े और अधिक गहरे और विस्तृत हो जाते हैं तो इन घोल रंध्रों को बिलियन रंध्र के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार के घोल या बिलियन रंध्र
चूना युक्त प्रदेशों में, चूना पत्थर की चट्टानों वाले प्रदेशों में असंख्य देखने को मिलते हैं। नीचे आप इसमें चित्र देख सकते हैं और इस चित्र में घुलन प्रक्रिया के द्वारा सतह पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों और विभिन्न आकारों के जो घोल रंध्र हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, जिनकी हम आगे इसमें बात करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं अगले स्थल रूप की, और अगला स्थल रूप है डोलाइन। और वैसे बेसिक रूप से डोलाइन और आगे जो आ रहे हैं युवाला है, पोल्जे है, ये सभी जो हैं घुलन प्रक्रिया के बने हुए स्थल रूप हैं। घुलन प्रक्रिया के बने हुए एक छिद्र या गर्त की भांति हैं, लेकिन आकार और आकृति में भिन्नता की वजह से इनको अलग अलग नामों से वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ हम बात करते हैं डोलाइन की। तो जब घोलीकरण के फलस्वरूप घोल रंध्र निरंतर गहराई की ओर विस्तृत होता चला जाता है, अर्थात घोल रंध्र की गहराई लगातार बढ़ती चली जाती है, उसकी आकार और गहराई में विस्तार होता चला जाता है, तो इस प्रकार बने अपेक्षाकृत विस्तृत आकार के जो घोल रंध्र हैं उनको डोलाइन के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के डोलाइन भी जो घोल रंध्र है उसका ही अधिक गहरा और अधिक विस्तृत प्रकार है। मुख्य रूप से घुलन प्रक्रिया के द्वारा ही डोलाइन का भी निर्माण होता है, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आसपास स्थित कई घोल रंध्रों के आपस में मिल जाने से और अधिक गहरा हो जाने से डोलाइन का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं हम अगला युवाला। और युवाला, जिसको हिंदी में सकुंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये युवाला जो हैं ये भी एक प्रकार के गर्त हैं, सतह पर बने हुए एक प्रकार के छिद्र या गड्ढे हैं। और निरंतर घोलीकरण के फलस्वरूप जब कई डोलाइन, ये डोलाइन का अपेक्षाकृत बड़ा रूप है, डोलाइन से ही मिल करके बनता है। तो जब घोलीकरण के फलस्वरूप कई डोलाइन मिल करके एक बृहद गर्त का निर्माण करते हैं, एक बड़े आकार के गड्ढे में तब्दील हो जाते हैं, तो इस प्रकार के विस्तृत गर्त को ही युवाला या सकुंड के नाम से जाना जाता है। और युवाला की जो दीवारें हैं वो खड़ी होती हैं और तली समतल होती है लगभग, और इस युवाला की तली में कांप मिट्टी का निक्षेप प्राय देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की जो गर्त हैं, इस प्रकार के जो निचली संरचनाएं हैं, उनको युवाला के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं युवाला का और बड़ा रूप, जिसको हम पोल्जे या पोलिये के नाम से जानते हैं। तो युवाला से भी जो बड़ा आकार का गर्त होता है वो पोल्जे, और हिंदी में पोल्जे को राजकुंड के नाम से जाना जाता है। तो पोल्जे या राजकुंड युवाला का ही बड़ा रूप है, और इन पोल्जे की तली भी समतल होती है और दीवारें खड़ी होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो चूना पत्थर वाले क्षेत्र हैं उनमें अवतलन होने की वजह से और अवतलित भागों में फिर घुलन प्रक्रिया के द्वारा पोल्जे का निर्माण होता है। अर्थात जब चूना पत्थर की चट्टानों वाले क्षेत्रों में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र का अवतलन हो जाता है, तो सामान्यतया वो अवतलित भाग आसपास के धरातल की तुलना में नीचा होता है, और उस अवतलित भाग में फिर घुलन प्रक्रिया के द्वारा उसकी गहराई और अधिक बढ़ जाती है, और इस प्रकार से वो अवतलित भाग और अधिक गहरा होकर के एक बड़े आकार के गर्त में तब्दील हो जाता है। और इस प्रकार का जो गर्त होता है, जो आकार में काफ़ी विस्तृत होता है, उसको हम पोल्जे या राजकुंड के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम अगले अपरदनात्मक स्थल रूप की, और वो है कार्स्ट खिड़की। और काष्ठ खिड़की नाम से स्पष्ट है, ये काष्ठ प्रदेशों में मिलने वाली खिड़की जैसी संरचना है, या खिड़की जैसी संरचना का मतलब जैसे खिड़की का जो कार्य होता है अंदर की चीज़ को देखना, उसी तरीके के कार्य होने की वजह से ही इसको काष्ठ खिड़की के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण उस पोजीशन में होता है जब डोलाइन की ऊपरी सतह ध्वस्त हो जाती है, तो एक बृहद छिद्र का निर्माण होता है, और जब उस छिद्र का ऊपरी भाग खुला होता है तो इसे काष्ठ खिड़की कहते हैं। अर्थात डोलाइन की ऊपरी छत ध्वस्त हो जाएगी तो एक काफ़ी बड़े आकार के छिद्र का निर्माण हो जाता है, और वो छिद्र जो है उससे जो भूमिगत कंदरा है और भूमिगत जल का प्रवाह है वो देखने को मिलता है। अर्थात उस छिद्र से होकर के हम भूमिगत जल के प्रवाह और अन्य स्थल रूपों को देख सकते हैं। इसी वजह से इसको काष्ठ खिड़की के नाम से जाना जाता है। तो ये
चूना पत्थर वाले प्रदेशों में मिलने वाला भूमिगत जल के अपरदनात्मक स्थल रूपों में एक महत्वपूर्ण प्रकार का स्थल रूप है। अब बात करते हैं अगले स्थल रूप की, और वो है धंसती निवेशिका। और धंसती का मतलब धंसती हुई, अंदर की तरफ प्रवेश करती हुई, और निवेशिका का मतलब होता है नदी। तो चूना युक्त चट्टानों वाले क्षेत्रों में जो बहता हुआ जल है, जब काष्ठ मैदान से प्रवाहित होता है, तो चूंकि काष्ठ प्रदेशों में असंख्य घोल रंध्र पाए जाते हैं, और ये घोल रंध्र कीप की तरह कार्य करते हैं। और जब इन घोल रंध्रों से होकर बहता हुआ जल या नदी का जो जल है वो घोल रंध्र से होकर के नीचे चला जाता है, सतह के नीचे भूमिगत जल के रूप में प्रवाहित होने लग जाता है। तो ऐसी नदी को, ऐसी सरिता को धंसती सरिता या धंसती निवेशिका कहते हैं। और जिस बिंदु पर जल प्रविष्ट होता है, जिस बिंदु से, जिस घोल रंध्र से होकर के जल धरातल के नीचे प्रवेश करता है, वो बिंदु सिंक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से सिंक से होकर या घोल रंध्र से होकर जब कोई नदी का जल सतह के नीचे चला जाए, तो इस प्रकार की नदी या इस प्रकार की सरिता को धंसती निवेशिका के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले स्थल रूप की, और अगला स्थल रूप है अंधी घाटी। और अंधी घाटी का निर्माण तब होता है जब नदी का जल सतह के नीचे चला जाता है, अर्थात सिंक से होकर जो बहता हुआ जल है या नदी का जो जल है वो अंदर चला जाता है। तो फिर उस सिंक से, उस घोल रंध्र से आगे की जो नदी की घाटी है, जब तक उस सिंक से या जब तक उस घोल रंध्र से सतह का जल आंतरिक भाग में नहीं जा रहा था, तब तक सतह पर वो जल और आगे तक प्रवाहित हो रहा था और उस नदी ने अपनी घाटी का निर्माण किया हुआ था। लेकिन उस नदी की घाटी में स्थित किसी घोल रंध्र से जब उस नदी का जल सतह के नीचे प्रवेश कर जाए, तो उस सिंक से या घोल रंध्र से आगे जो घाटी है वो शुष्क रह जाती है, अर्थात उसमें जल का प्रवाह बंद हो जाता है, क्योंकि उससे पहले ही जो नदी का जल है वो सतह के नीचे जा चुका है। और इस प्रकार से उस घोल रंध्र से आगे की जो घाटी है वो शुष्क रह जाती है, और घोल रंध्र से उद्गम की ओर वाला जो भाग है उसको घुलन प्रक्रिया के द्वारा वो नदी अपने सामान्य जो मैदानी क्षेत्र है, सामान्य काष्ठ मैदान है, उससे काफ़ी अधिक नीचा करके अपरदित कर देती है। तो इस प्रकार की जो घाटी है इसको हम अंधी घाटी के नाम से जानते हैं। तो ये अंधी घाटी है। और अब हम बात करते हैं अगले स्थल रूप की, और वो है भूमिगत कंदरा। और ये काष्ठ प्रदेशों में अपरदन प्रक्रिया के द्वारा बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का स्थल रूप है, जिसको हम कंदरा के नाम से जानते हैं। और चूंकि भूमिगत अर्थात जमीन के नीचे, सतह के नीचे ये कंदरा पाई जाती है, इसलिए इसको भूमिगत कंदरा कहते हैं। तो जब काष्ठ प्रदेशों में नदी का जल किसी बिलियन रंध्र से होकर नीचे चला जाता है, तो वह सतह के नीचे प्रवाहित होता है, और सतह के नीचे प्रवाहित होते रहने के दौरान चूने की चट्टानों को घुलाकर अपरदित करता रहता है, और सतह के नीचे काफ़ी लंबे आकार में एक गर्त या एक सुरंग का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार के बने हुए विस्तृत लंबे गर्त या सुरंगनुमा गर्त को ही भूमिगत कंदरा के नाम से जाना जाता है। और इस कंदरा का जो जुड़ाव है वो घोल रंध्र से एक पतली कीपाकार नलिका के द्वारा होता है, अर्थात ये जो कंदरा है, इस कंदरा की शुरुआत और सतह से इसका जो जुड़ाव है वो किसी घोल रंध्र से होता है, और घोल रंध्र से एक कीप आकार की नली के द्वारा ये कंदरा जुड़ी हुई रहती है। और उस कीप आकार नली जिससे कि इस कंदरा का संबंध घोल रंध्र से है, उसको पोनार के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से भूमिगत कंदरा का निर्माण भूमिगत जो जल है, सतह के नीचे प्रवाहित होने वाला जो जल है, उसके घुलन प्रक्रिया के द्वारा, अपरदन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये भूमिगत जल के द्वारा अपरदन से बनने वाले स्थल रूप थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।